हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जुडिशरी अचीवर्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ का सेकंड पार्ट, द कोर्ट फीस एक्ट पार्ट 2। जिन लोगों ने मेरे इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट पे स्विच करें, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया तो आप सेकंड पार्ट से रिलेट नहीं कर पाएंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यार देखो, एक क्रिएटर के लिए, एक एजुकेटर के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्स होता है कि उसकी पब्लिक उसको क्या रिस्पॉन्स देती है। आप लोग मेरे वीडियोस देख तो रहे हैं पर आपके तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि ये सीरीज़ आगे बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। क्योंकि यार आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ी खुशी हो। देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी का भला हो रहा है या किसी की स्टडी में हेल्प हो रही है, उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, एटलीस्ट मैं उसका सिलेबस ख़त्म करने में हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। लेकिन यार थोड़ा सा तो आप मेरी तरफ भी सोचिए कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है कि मैं इस चीज़ से मोटिवेट होकर और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स आते हैं और इस हफ्ते में मेरे चैनल पर 60, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 60 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं एक नई सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, मॉक 2020। इसका मतलब है कि जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे 60 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं मॉक 2020 की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, जिसमें हम लोग जो सब्जेक्ट आते हैं जुडिशरी एग्ज़ाम्स में और जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, हम उस पर 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ऑनलाइन ऑन लाइव लेक्चर, ठीक है। और वो होंगे हफ्ते में 2 बार, मतलब 2 डेज़ इन अ वीक। तो अब आप सोच लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना भला बुरा स्वयं सोचते होंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 एंड 3A, उसके कॉन्सेप्ट, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझने हैं, और एक स्वीट एंड सिंपल एंडिंग जो हम लास्ट में बात करेंगे, ओके। तो बेसिकली चैप्टर 3 कहता क्या है? चैप्टर 3 रिलेट करता है फीस इन अदर कोर्ट्स एंड इन पब्लिक ऑफिसेज। अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये मैंने एक क्या कहते हैं कि एक शॉर्ट में एक स्टोरी लिखने की कोशिश की है, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। चैप्टर 3 कहता है कि ये जो बेसिकली फोकस करता है ना, वो ऐसी फ़ीस के ऊपर फोकस करता है जो सिविल कोर्ट या सिविल प्रोसीडिंग में चार्ज की जाती हैं या देनी होती हैं, ठीक है। इससे हमको ये पता पड़ता है, इसकी हेल्प से हमें ये पता पड़ता है कि किसी व्यक्ति को उसके सूट पर कितनी फ़ीस देनी है या कोर्ट को कितनी फ़ीस लेनी है, ठीक है। देखो, आज के टाइम में इंसान जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो है पैसा, ठीक है। इसको मैं साइकोलॉजी फॉर्म में आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ कि जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं या फिर कोशिश करते हैं या फिर आप क्या कहते हैं कोई सूट फाइल करते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है, भाई पैसे कितने लगेंगे, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई चीज़ चलती नहीं है ना भाई। तो इसी बात को लेकर ये चैप्टर 3 इंसर्ट किया गया इस एक्ट में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि फ़ीस जो है वो कैसे काउंट होगी, कैसे कैलकुलेट होगी, उसके बाद हम फ़ीस कैसे देंगे, हमारी फ़ीस देने का मोड क्या होगा, फ़ीस चार्ज करने का मोड क्या होगा, किस तरह से फ़ीस का परसेंटेज काउंट किया जाएगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं, अगर हमारी फ़ीस एक्सीड है, मतलब हमारी फ़ीस ज़्यादा पहुंच गई है, तो कोर्ट उस नेचर में क्या करेगा, उस तरह से क्या करेगा।
अगर फ़ीस हमारी जो फ़ीस है वो सूट में कम पहुंची है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, या फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन रॉन्गली एस्टिमेटेड किया गया है तो उसका एस्टिमेशन सही करके कोर्ट को हम कैसे बताएंगे कि भाई हमारे सूट में जो फ़ीस है वो कम या ज़्यादा हो चुकी है। अगर कोर्ट आपको रिफ़ंड करेगी तो आप वो पैसा लेंगे कैसे, ठीक है। तो इतनी तमाम सारी बातों को लेकर ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इन सब चीज़ों को बात करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे कहे अनुसार बेयर एक्ट लेकर बैठे होंगे, क्योंकि बेयर एक्ट के बिना ये सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा और ये चैप्टर इतना टेक्निकल है कि आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, और मार्किंग करने के लिए तो यार बाबा बेयर एक्ट तो चाहिए ही है ना। और चिंता मत करो, ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मैं टेलीग्राम के चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा। बस यार अपना सपोर्ट, अपना प्यार मुझ पर बनाए रखना, बस इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। Chapter 3 of Court Fees Act 1870 focus on the fees payable in civil court proceeding. This chapter outlines the specific fee for various type of cases including suits, appeal and application. It provides a comprehensive framework for the calculation and payment of court fees. The chapter also established the authority of the court to determine the amount of fee applicable to different stages of the case. It highlights the importance of paying the prescribed fees as for the initiate legal actions and ensure that the court's operation are adequate funded. Furthermore, Chapter 3 of Court Fees Act 1870 laid down the provision for exemption and reduction in the fees specific category on litigants such as incident person, government entities and charitable organization. This promote access to justice and prevent financial barriers from hindering the pursuit on legal remedy. Overall, this chapter serve as a crucial legal instrument in regulating financial aspect of a civil proceeding, ensuring transparency, fairness and sustainability in administration of justice. It strikes a balance between funding the court system and facilitating equal access to justice for all. देखो थोड़ा बहुत पढ़ने में ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि क्या है कि मैं अपना जो याद करने का तरीका है वो मेरा अलग होता है। मैं कभी कभी क्या है कि पढ़ के नहीं, जो मेरे दिमाग में होता है, जो मुझे ध्यान होता है वो बता देता हूँ, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कन्फ्यूज़न में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा माफ़ कर देना। बाकी आप मेरे साथ पढ़ते रहें तो उससे क्या है हमारा कनेक्शन सही रहेगा। तो बेसिकली मैंने इतना पढ़ दिया, मैंने इसको एक बार बता चुका हूँ, लिंक बता चुका हूँ, एक बार इसका तोड़ और बता देता हूँ कि बेसिकली चैप्टर 3 में आपकी फ़ीस के बारे में बताया गया है कि सूट जो आपका जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो सूट्स में, अपील में, एप्लीकेशन में क्या होगा। इसकी वजह से हमें कैलकुलेशन का पता पड़ता है कि कितनी फ़ीस का पेमेंट और कितनी फ़ीस पे करनी है हमें, या कितनी फ़ीस लेनी है वापस, ठीक है। हमें कितना फ़ंड देना है या कितना फ़ंड रिफ़ंड होगा, एक्सेट्रा थिंग इसमें कवर हो रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 3 का एक सार जो है वो आपको पता पड़ गया होगा, एक एसेंस पता पड़ गया होगा, ठीक है। बाकी देखो प्री और मेंस के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन देखो मेंस देने का मौका हमें तभी मिलता है जब हमारा प्री निकलता है, और प्री के लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती जितना हमें मेंस के लिए मेहनत करनी होती है। और ख़ासकर हमें प्री में जो लोकल सब्जेक्ट होते हैं ना, वो लोकल सब्जेक्ट हर इंसान के लिए आसान बात नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट्स के होते हैं और दूसरे स्टेट्स में एग्ज़ाम देते हैं, और लोकल लॉज उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स कम कर देता है, ठीक है। तो हमें ये लोकल लॉज का जो प्रोविज़न है या लोकल लॉज जितने भी हैं ना, हमें इस तरह से याद रखना है कि हम क्वालिफाई कर जाएं, हमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, और बाकी जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो फिर हम गेम कर ही देंगे, ठीक है। तो उसको इस तरह से पढ़ना है, मात्र थोड़ा समय देना है, कुछ समय के लिए भूल जाओ सब कुछ,
टारगेट रखो, हमें ये सब्जेक्ट, हमें ये लोकल सब्जेक्ट पूरे कवर करने हैं, प्लस माइनर सब्जेक्ट को रिवाइज़ करते चलना है। हम माइनर सब्जेक्ट पे भी सीरीज़ लेकर आएंगे, आप टेंशन ना लें। जितना हो सकेगा मैं उतनी हेल्प करने के लिए आपकी तैयार हूँ। अब बात करते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बात करता है? फीस ऑन डॉक्यूमेंट फील्ड एक्सेट्रा इन मुफसल कोड और इन पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो यार आपको अगर पिछला वीडियो याद हो तो पिछले वीडियो में अपन ने इसके रिगार्डिंग इसके सेम एज एक सेक्शन पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो। मुझे लगता है कि आप लोगों को याद नहीं होगा, बट फिर भी मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो मैं बता देता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में सेक्शन 4 कवर किया था, जो सेक्शन 4 बोलता है फीस ऑन डॉक्यूमेंट फील्ड एक्सेट्रा इन हाई कोर्ट इन देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन। जो हमने सेक्शन 4 कवर किया था वो किसके बारे में बात कर रहा था? वो चार्जिंग सेक्शन रिगार्डिंग इन हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा था कि जो हाई कोर्ट में जो फीस चार्ज होगी किस पर्पज़ से होगी, फीस नहीं होने पे हाई कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सब हमने कवर किया था। लेकिन सेक्शन 6 बात करता है लोअर कोर्ट्स और अदर कोर्ट्स के बारे में। ये भी एक चार्जिंग सेक्शन है। जिस तरह से मैंने बोला था कि सेक्शन 4 को भी आप सेक्शन 4 को आप सेक्शन वाइज करेंगे, तो सेक्शन 6 को भी एज इट इज़ सेक्शन वाइज करेंगे। इसका टाइटल याद होना चाहिए, क्योंकि यार देखो सेक्शन वाइज में करो या मरो की स्थिति होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें करो या मरो की स्थिति होती है, जिसमें कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो इसको सेक्शन वाइज करना है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि चैप्टर 3 में चार्जिंग सेक्शन जो है अदर कोर्ट्स के रिगार्डिंग, वो कौन सा सेक्शन बताता है? वो है सेक्शन 6। सीधा सिंपल शॉर्ट आंसर है, यहाँ तक आपको कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोविज़न की। तो ये बात करता है एक्सेप्ट इन अ कोर्ट हेयर इन बिफोर मेंशन नो डॉक्यूमेंट ऑफ एनी ऑफ द काइंड स्पेसिफाइड एज चार्जेबल इन the first or second schedule of this act, annex shall be filled, exhibited or recorded in any court of justice, shall be received or furnished by any public officer unless in respect of such document there be paid a fee of an amount not less than that indicated by either of the side schedule as proper fee for such डॉक्यूमेंट। देखो सीधी बात ये है कि इसको है ना आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट तो सिंपल एज दैट जो 4 का है वैसे इसका है, नो फीस नो एडमिशन, कि अगर फीस नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। दूसरा कि अगर मान लो इन केस आपके पास ऐसा सूट है जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? वो हाई कोर्ट को या उसकी अपर जो उसकी क्या कहते हैं जो उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको अप्रोच करेगी, और उसमें वो कोर्ट बताएगी कि जो फ़ीस है उसका मोड क्या होगा और कितनी फ़ीस चार्ज की जाएगी आपके उस पर्टिकुलर सूट से। लेकिन मैक्सिमम टाइम मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि ऐसा आपको कोई सूट मिले। अदरवाइज़ ब्रिटिशर्स ने बहुत ही प्यारे तरीके से हर चीज़ को कवर किया है। देखा जाए तो ब्रिटिशर्स बहुत क्लेवर थे, इसी वजह से तो उन लाखों लोगों ने हम करोड़ लोगों पर राज किया। लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ें बुरी की हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी की हैं, जैसे कि लॉज देकर जो हम आज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको 2 चीज़ समझ में आ रही हैं सेक्शन 6 में कि भाई नो फीस नो एडमिशन। अगर आपके पास ऐसा कोई सूट है जो कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में फॉल नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोर्ट किसको अप्रोच करेगी? सबऑर्डिनेट को या हाई कोर्ट को। फिर वो कोर्ट बताएगी कि फ़ीस कैसे चार्ज की जाएगी। सिंपल एज दैट, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, मैं कमेंट्स आपके देखता हूँ। वैसे तो आपके कमेंट्स आते नहीं हैं, ये मेरा 2nd लेक्चर है, बट मैं फिर भी आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 क्या बात करता है? कंप्यूटेशन ऑफ फ़ी पेबल इन सर्टेन सूट्स। ये टेक्निकल है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं है, ये मेरी लैंग्वेज है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 7 किस बारे में बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सेक्शन 7 को पढ़ेंगे नहीं, हम सेक्शन 7 को भी कवर करेंगे। लेकिन आप अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगी, एक ब्रिज बन जाएगा आपके माइंड में। एक गैप होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के माइंड में
एक गैप होता है जो कि ना आपको और आपके प्रोविज़न को कनेक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि प्रोविज़न की लैंग्वेज इतनी लेंदी होती है ना, और इतना बड़ा होता है कि उसको आप पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो कि मैंने इसी प्रोविज़न में पहला सेक्शन या पहला प्रोविज़न क्या पढ़ा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार पढ़ लें, फिर हम बेयर एक्ट से इसको एक बार कवर करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन 7 है इस एक्ट का सबसे लेंदीएस्ट सेक्शन है, और 35% जो क्वेश्चन है वो इसी सेक्शन से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी सेक्शन को कवर करें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग और भी सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 19, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन पहले हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक बार बेयर एक्ट से रीड करेंगे, ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल माइंड में एक एक चीज़ सेट हो जाए, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं सेक्शन 7 जो मैंने लिखा है। सेक्शन 7 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट 1870 रिलेट to valuation of certain suit for purpose of determining court fees. It stated that in a case where the subject matter of a suit is capable of being valued, the court shall determine the amount of fee payable based on such valuation. The section provide guideline for accessing the value of a different type of suit, such as suit for land or immovable property, suit for money, suit for possession, and other. The valuation is crucial for determining the appropriate court fee to be paid by the plaintiff filing the suit. ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि सेक्शन 7 हमें प्रोवाइड करता है, मतलब सेक्शन 7 का पर्पस है फ़ीस को डिटरमाइन करना, फ़ीस का वैल्यूएशन करना। अब वो आप किसी भी तरह का सूट कोर्ट में लेकर जाते हैं, कि चाहे वो क्या कहते हैं पोजीशन को लेकर हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हो, या मनी सूट हो, तो आप कितना पैसा पे करेंगे, उसका चार्ज कैसे होगा, उसको कैसे फिल करेंगे, वो सभी चीज़ें सेक्शन 7 में बताई गई हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत लेंदीएस्ट सेक्शन है इस एक्ट का। इसके लिए मैंने आपकी एक हेल्प की है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको चार्ट मिल जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा। उससे पहले मैं बेयर एक्ट से एक बार रीड कर देता हूं, ताकि हमारा टाइम बचे और हम चीज़ को अच्छे से कर लें, ठीक है। सेक्शन 7 बेयर एक्ट में कहता है, द अमाउंट ऑफ फी पेबल अंडर दिस एक्ट इन द सूट नेक्स्ट हियरिंग आफ्टर मेंशन्ड shall be computed as follow. For money, in suit for money including suit for damage or compensation or arrears of maintenance of annuities or of other sum payable periodically according to the amount claimed. कि जो अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं वो उसके हिसाब से होगा। मतलब अगर आप कोई सूट लेकर आ रहे हैं कंपनसेशन का, मनी सूट है, तो आप जिस अमाउंट के लिए क्लेम कर रहे हैं उस अमाउंट के रिगार्डिंग आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो इस प्रोविज़न में हर जगह रिलेट कर सकते हो। मान लो कि करण और विजय दोनों दोस्त हैं। विजय ने करण से 2 लाख रुपए मांगे, ठीक है, जिसमें से विजय करण को कम से कम 1 लाख रुपए पे कर देता है, और करण उससे बोलता है कि भाई तूने 1 लाख रुपए पे कर दिए, 1 लाख तो पे कर दे। अब विजय पे नहीं करता है, तो करण क्या करेगा, कोर्ट में सूट लेके जाएगा। अब करण सूट लेके जाएगा कोर्ट में, तो वो कितने अमाउंट के लिए क्लेम करेगा, 1 लाख के लिए या 2 लाख के लिए? ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें लिखा है कि जिस अमाउंट के लिए आप क्लेम कर रहे हो उतनी अमाउंट का ही आपको फ़ी देना है। अगर मान लो कि 1 लाख रुपए आपका बकाया हो, 1 लाख रुपए चुका दिया गया है, तो आपको 1 लाख रुपए पे क्लेम करना पड़ेगा और 1 लाख रुपए के हिसाब से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सिंपल एज दैट, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल कट, माइंड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज़। देखो, मेंटेनेंस और एन्युटीज़ के बारे में हम सभी को पता है, एज अ लॉ स्टूडेंट हम इन सब चीज़ों को बहुत पढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमने कहाँ पढ़ा होगा, CRPC सेक्शन 125 में, और आपका हिंदूज़ मैरिज एक्ट में, और मुस्लिम मैरिज एक्ट में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो मेंटेनेंस और एन्युटीज़ के बारे में तो आपको पता ही है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप सूट लेके जाते हो तो क्या होगा, इन सूट फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज़ और अदर सम्स पेबल periodically according to the value
ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट एंड सच वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी 10 times द अमाउंट क्लेम टू बी पेबल फॉर 1 year। जो एक साल में आप अमाउंट क्लेम करेंगे, जो एक साल में आपके अमाउंट गेन है, वो अमाउंट के लिए आपको क्या करना होगा, 10 times पे करना होगा कोर्ट में। ठीक है। अब यार देखो, सीधी बात ये है कि अब आपके दिमाग में ये एक चीज़ आई होगी, यार 10 times, मान लो कि आपने 1 लाख रुपए का सूट फाइल किया तो उसको 10 times, ये तो यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितना पाया नहीं उतना पुजा दिया, सिंपल है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या था कि ये जो एक्ट है 1870 का है। उस टाइम मेंटेनेंस या मनी सूट जो होते थे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 4 आने से लेके 100 रुपये तक के सूट फाइल होते थे। अगर आपने आईपीसी पढ़ा होगा तो आईपीसी में आपने देखा होगा कि जो पेनल्टीज़ होती हैं, जो क्या कहते हैं आपका फ़ाइन होते हैं, वो कितने कैसे फ़ाइन है, 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे फ़ाइन्स हैं, है ना। वो उस टाइम की मतलब उस टाइम में ये अमाउंट बहुत बड़ी मानी जाती थी। हालांकि हमारे लॉ रिफॉर्म्स को इसको क्या कहते हैं अमेंड करना चाहिए, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास कि इसे अमेंड करें वोट मांगने के अलावा। खैर, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है और एकेडमिक तौर पे हमें तो ये पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम पर्पज़ से पूछा जाता है। ठीक है। अब है कि आप फॉर अदर सूट मतलब फॉर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग अ मार्केट वैल्यू, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो जिसके पास मार्केट वैल्यू है। अभी भैया ये क्या है, पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। इन सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी वेयर सब्जेक्ट मैटर हैज़ मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू सच वैल्यू एट डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द प्लान। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बात कर रहा है कि मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हो और उसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है। जैसे कि मान लो कि आपकी सोसाइटी में कोई प्लॉट खाली है जो कि डिस्प्यूटेड है। ठीक है। होता है ना, 2 भाइयों की लड़ाई हो गई या फिर किसी पार्टनर ने प्रॉपर्टी खरीदी, इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, तो अगर कोई उस पर्टिकुलर सूट को लेके जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो कोर्ट क्या करेगी, जो मार्केट वैल्यू है ना उससे एस्टिमेट करेगी प्रॉपर्टी को और उस एस्टिमेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको फ़ी पे करनी होगी। ठीक है। फिर आता है आपका क्या कहते हैं, फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ नो मार्केट वैल्यू, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल है पर उसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या है कि भाई क्या कहते हैं कि मान लो कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं मतलब वो बीच बॉर्डर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कॉलोनी है रामबाग कॉलोनी और एक कॉलोनी श्यामबाग कॉलोनी। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कॉलोनी बिल्कुल अलग कर दिया, बीच में कोई कॉलोनी होगी नहीं। रामबाग और श्यामबाग कॉलोनी के बीचों बीच एक मकान है। रामबाग कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी की मिनिमम से मिनिमम कीमत है 1 लाख रुपए और श्यामबाग कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी की कीमत है 3-3.5 लाख रुपए। अब भी समझ में नहीं आता कि यार ये वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अटैच्ड है, कॉलोनी अलग अलग है, प्रॉपर्टी की रेट अलग अलग है, तो एस्टिमेट कैसे किया जाएगा, है कि नहीं। तो इसका जवाब है फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर सब्जेक्ट मैटर हैज़ नो मार्केट वैल्यू द इंस्टांस इन द केस डॉक्यूमेंट रिलेटिंग ऑफ द टाइटल, जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मान लो कि पर्टिकुलर रजिस्ट्री तो कराई होगी उस प्रॉपर्टी की। जो रामबाग और श्यामबाग का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो प्रॉपर्टी है बीचों बीच, उसने जब ओनर ने प्रॉपर्टी ली होगी तो रजिस्ट्री कराई होगी, तो उस रजिस्ट्री की वैल्यूएशन के हिसाब से आपसे कोर्ट में फ़ीस ली जाएगी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं टू इन्फोर्स अ राइट टू शेयर इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए भैया क्या होगा, जो जॉइंट फैमिली के लिए हम प्रॉपर्टी का वो करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, वो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से कि भाई कितने लोग हैं, कितना शेयर आ रहा है। ठीक है। उसका जैसे कि मान लो कि 4 भाई हैं, 4 भाइयों का प्रॉपर्टी में हिस्सा है, तो
मान लो किसी एक व्यक्ति ने, मतलब एक भाई ने एक सूट फाइल कर दिया, तो उसकी प्रॉपर्टी का, उसके हिस्से का आधे का आधा आपका वैल्यूएशन होगा, फिर कोर्ट में उसकी फ़ीस लगेगी। ठीक है। अब आता है फॉर डिक्लेरेटरी डिग्री फॉर कंसिक्वेंट रिलीफ। ठीक है, इसके लिए टू ऑब्टेन डिक्लेरेटरी डिग्री फॉर ऑर्डर द कॉन्सिक्वेंट रिलीफ इज प्रेड, मतलब जिस चीज़ के लिए डिग्री आप ले रहे हैं, जिस अमाउंट, मतलब मान लो कि अगर प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो जिस अमाउंट के लिए या जिस वैल्यू के लिए आपने डिग्री ली है उसके रिगार्डिंग आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फॉर इंजंक्शन के लिए भी ऑब्टेन करनी पड़ेगी। ईजमेंट के लिए बेनिफिट देखा जाता है कि कितना है और कितनी चीज़ें कि कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके हिसाब से आपको कोर्ट फीस लगाएगी, चार्ज करेगी। और फिर आता है इसमें फॉर अकाउंट्स। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट विच रिलीफ सॉट इज वैल्यू प्लांट मेमोरेंडम ऑफ अपील इन सच सूट प्लेंटिफ शैल स्टेट अमाउंट विच ही वैल्यूड रिलीफ सॉट, मतलब जिस अमाउंट की जिस अमाउंट के लिए वो रिलीफ चाहता है उतनी अमाउंट के रिगार्डिंग उसको कोर्ट में फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आता है इसमें फॉर पोजीशन ऑफ लैंड एंड गार्डन। लैंड एंड गार्डन के लिए अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो तो सर्टेन सब्जेक्ट मैटर के सब्जेक्ट मैटर में आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन पता किया जाएगा, फिर उस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, कोर्ट में फ़ीस दी जाएगी। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, पर रिक्वेस्ट है कि बैरेक्ट से ज़रूर पढ़िए, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेक्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, सॉरी वो गलती से सेक्शन 6 लग गया था, सेक्शन 7 ही पढ़ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो अपन पोजीशन के बारे में पढ़ रहे थे, लैंड एंड हाउस ऑफ गार्डन के बारे में, इसको मैं पढ़ने वाला था। इन सूट फॉर पोजीशन लैंड एंड हाउस गार्डन अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड सच वैल्यू ऑफ डीम टू बी वेयर सब्जेक्ट मैटर इज लैंड। क्लॉज ए, वेयर द लैंड फ्रॉम एंटायर एस्टेट और डिफाइंड शेयर एस्टेट पेइंग एनुअल रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, ऐसी कोई एस्टेट जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और फॉर्मर पार्ट ऑफ एस्टेट रिगार्डिंग द कलेक्टर एस्टेट सेपरेटली असर्टेड द वैल्यू, या फिर कोई ऐसा जो कि कलेक्टर क्या कहते हैं कलेक्टर ऑफिस में सेपरेटली उसको असर्टेड रेवेन्यू जनरेट करने का पता है किया गया है, या पर उसको और एंड सच रेवेन्यू सब परमानेंटली सेटल्ड, या फिर ऐसी रेवेन्यू को परमानेंटली सेटल्ड कर दिया गया है, तो जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, 10 टाइम्स द रेवेन्यू सो पेएबल, मतलब जो अमाउंट होगी रेवेन्यू की उसका 10 गुना होगी। क्लॉज बी बोलता है वेयर द लैंड एंटायर एस्टेट डिफाइन द शेयर एस्टेट पेइंग एनुअल रेवेन्यू गवर्नमेंट द पार्ट रिकॉर्डेड एफ्रोसाइड एंड सच रेवेन्यू सेटल्ड बट नॉट परमानेंटली, जिसको परमानेंटली सेटल नहीं किया गया है उसके लिए 5%। याद रखना, जो परमानेंट जो ऐसी लैंड जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है जिसको परमानेंट सेटल कर दिया है उसको कितना 10%, और ऐसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है पर वो परमानेंट सेटल नहीं की गई है तो उसके लिए 5%। ठीक है, 5%, 5 गुना। ठीक है, फिर आता है आपका क्लॉज सी, वेयर द लैंड पे नो सच रेवेन्यू हैज़ partially exempted from such payment or exchange the fixed payment of lieu of revenue and net profit has arisen during the next year before the date of presenting the plan the 15 time of such net profit। अब भाई देखो, सीधी बात ये है कि भाई आपका जो लैंड है वो असर्टेड नहीं है, उसका क्या कहते हैं सेटलमेंट भी नहीं हुआ और गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट भी नहीं कर रही, पर वो एक तरीके से प्रॉफिट दे रही है आपको, तो उसका आपको कितना 15 टाइम्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट वेयर नो सच नेट प्रॉफिट हैज़ अराइज इन देयर फॉर द अमाउंट विच द कोर्ट शैल एस्टिमेट द लैंड एंड विथ रेफरेंस द वैल्यू सिमिलर टू द नेबरहुड। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कंडीशन में कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, जो आस पड़ोस की प्रॉपर्टी है उन लोगों की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर देगी। ठीक है, और फिर आपसे फ़ीस चार्ज कर लेगी, या फिर नेबर से पूछ लेगी किसके रिगार्डिंग, आपकी गार्डन लैंड और उसके रिगार्डिंग।
क्या कहते हैं यार, हाँ, पोजीशन फॉर लैंड, हाउस एंड गार्डन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल कट क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में जो मैंने आपको बना के दे दिया है। ठीक है, मैंने इतना पूरी कहानी सब बता दिया है, एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, फॉर अमाउंट, मतलब जिस अमाउंट के लिए आप कर रहे हो, जितनी अमाउंट के लिए आप क्लेम कर रहे हो, मेंटेनेंस एंड के लिए आपको 10 टाइम्स फॉर अमाउंट क्लेम्ड। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। सूट्स रिगार्डिंग किस चीज़, सूट्स रिगार्डिंग जिसमें मार्केट वैल्यू नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी, डिक्लेरेटरी डिक्री, इंजेक्शन, ईजमेंट अकाउंट, जिस वैल्यू के लिए आप रिलीफ चाह रहे हो उसके लिए। पांचवा पोजीशन फॉर लैंड, हाउस एंड गार्डन्स, सब्जेक्ट मैटर वैल्यू। ठीक है, इतना अब समझ में आया कि मैं क्यों पढ़ा रहा था, क्यों समझ में आया, क्यों इतना पढ़ा मैंने, कितनी मेहनत क्यों करी मैं। हालांकि से वैसे भी बता सकता था, लेकिन मैंने पढ़ा ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। एक बार चीज़ दिमाग में बैठ जाती है ना, और आप उसको रिकॉल करते रहते हो स्टोरी फॉर्म में, तो फिर वो आपके दिमाग में आती रहती है। जैसे कि आप मान लो कि बचपन में आपने देखा होगा कि आप सॉन्ग सुनते रहते हो, फिर एकदम अचानक से एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है, लेकिन आप म्यूज़िक के इतने दीवाने होते हो कि जब आप पेपर लिखने बैठते हो ना, तो वो यार म्यूज़िक आपके दिमाग में घूमता रहता है, बार बार वही दिमाग में घूमता रहता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में बैठा दी जाए ना, तो वो दिमाग में आपके बैठती रहती है, और जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तो आपको अरे हाँ सर ने ये बताया था, तब आपको याद आएगा सर ने ये बताया था, इस पर टिक मारो। तो कोई स्कोप नहीं रह जाता, समझे। स्कोप अपन को रखना नहीं है उस चीज़ में, अपन को बिल्कुल सारी चीज़ जो है एयर टाइट पैक अपन को अपने दिमाग में बैठानी है, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सब इजी है, सब आपके हाथ में। एक बार फेर लेना, फेरते जाओगे सब हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 को मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि यार ये इतना ईजी है कि आप इसको एक बार रीड मारोगे ना, तो आपको वही समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको बताना, तो मैं आपको बता दूंगा। सेक्शन 8 बात करता है फ़ी ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन। ठीक है, इसको एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फी पेबल अंडर दिस एक्ट ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन under any act for the time being in force for the acquisition of land for public purpose shall be computed according to the difference between the amount awarded and the amount claimed by the appellant। अब भाई इसमें क्या कह रहा है, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि भाई जो डिफरेंट है ना अमाउंट का, जो अमाउंट आपने क्लेम करी है और जो अमाउंट आप पा रहे हो, उसके लिए ना कोर्ट आपसे चार्ज भी कर सकती है और आपको रिफ़ंड भी कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मान लो कि आपने आपकी एस्टिमेट वैल्यू से आपने जो फ़ीस है वो ज़्यादा दे दी है, तो कोर्ट आपको रिफ़ंड कर देगी बाय कलेक्टर ऑफिस। आपको सर्टिफिकेट दे देगी, आपको सर्टिफिकेट कलेक्टर ऑफिस में जमा करना है और कलेक्टर ऑफिस के थ्रू आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, रिफ़ंड रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन आपकी अमाउंट अंडर वैल्यूड है, मतलब ऐसा कि आपकी फ़ीस जो है वो अंडर वैल्यूड है, तो कोर्ट आपको बोलेगी कि भाई फ़ीस जमा करो, तो तब तक के लिए आपका केस होल्ड पे रख देगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 बात करता है पावर टू असर्टेन नेट वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ देता हूँ। इन द कोर्ट सी रीज़न to think that annual net profit or the market value of any such land, house or garden mentioned in section 7, mark कर लेना इसको, mentioned in section 7 paragraph 5 and 6 have to be wrongly estimated। the कोर्ट में यहाँ मार्क करना ज़रूरी है। For the purpose of computing the fee payable in any suit there mentioned, issue commission to any proper person directing him to make such local or other investigation as may be necessary and report thereon to the court। आपको याद है पिछले जो वीडियो लेक्चर में अपन ने एक बात करी थी कि अगर वैल्यूएशन सही नहीं है
तो क्या होगा, अगर अमाउंट को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप किसको अप्रोच करोगे, और जनरल इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन है तो आप किसको अप्रोच करोगे। कौन सा सेक्शन था वो, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक टास्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा सेक्शन था जिसमें हमने अप्रोच किया था एक अथॉरिटी को जनरल क्वेश्चंस को लेकर, सॉरी जनरल इम्पोर्टेंस को लेकर और वैल्यूएशन को लेकर, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग ये सेक्शन 9 बात करता है कि जहाँ पर मार्केट वैल्यू नेट प्रॉफिट के बारे में बात की गई है, तो वहाँ पर कोर्ट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑथोराइज़ करेगी कि भाई तुम जाओ वैल्यू का मतलब वैल्यूएशन करके आओ, और उस वैल्यूएशन के बारे में हमको बताओ कि वो कितनी वैल्यू रखती है, और उसके हिसाब से फ़ीस चार्ज कर लो कोर्ट में, ठीक है। आसान शब्दों में समझ लो कि मान लो कि आपको मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा वो लेके आओ, शक्कर लेके आओ। मम्मी ने दिए 10 रुपये और बोला 1 किलो शक्कर लेके आओ, और शक्कर है 30 रुपये किलो, ठीक है। तो आप वापस आए, आपने बोला कि मम्मी वो शक्कर 30 रुपये किलो है और आपने 10 रुपये दिए हैं, 1 किलो शक्कर नहीं आ पाएगी। तो मम्मी ये बोलेगी तुम्हारे बड़े भाई से या छोटे भाई से कि जाओ पता करके आओ कि ये सच बोल रहा है। फिर उसके हिसाब से अगर वो पता, उसको पैसे भी देंगी कि अगर वो सही बोल रहा है तो वहीं की वहीं आपकी शक्कर लेके आ जाए मम्मी के लिए। इसी तरह कोर्ट भी यही करती है कि आपने अगर कोई वैल्यूएशन की है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो चुका है आपके थ्रू, तो और आपने उसके लिए क्या कहते हैं कोर्ट में फ़ीस देने का इच्छा जाहिर करी है, लेकिन कोर्ट क्या करती है कि उसको वेरीफाई करती है अथॉरिटी के थ्रू, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को ऑथोराइज़ कर देगी कि जाओ पता करके आओ कि सही कह रहा है, और फिर आपसे फ़ीस ले ली जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर मान लो गलती हो गई फिर एस्टिमेशन करने में, फिर क्या होगा, तो इसके लिए बात करता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बात करता है, प्रोसीजर वेयर नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेटेड, ठीक है। जब रॉन्गली एस्टिमेट कर दिया है तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, तो इसके प्रोविजंस को अपन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये बात करता है, इफ़ इन द रिजल्ट ऑफ एनी सच इन्वेस्टिगेशन द कोर्ट फाइनल दैट द नेट प्रॉफिट ऑफ मार्केट वैल्यू हैव or has been wrongly estimated, the court, if the estimation has been excessive, may be in direction refund the excess paid as such fee. If estimation has been insufficient, the court shall require the plaintiff to pay additional amount as would have been payable had the different market value or net profit has been rightly estimated. In such case, suit shall be stay until additional fee paid. If the additional fee is not paid within such time, the court shall fix the suit will be dismissed. तो देखो भाई, ऐसा है कहानी का कि जो कोर्ट है वो एस्टिमेशन, कोर्ट को ये लगता है कि जो एस्टिमेशन है वो रॉन्गली एस्टिमेट किया गया है, उसने ज़्यादा वैल्यू बता दी है, मतलब कम वैल्यू बता दी है, और कोर्ट के पास फ़ीस ज़्यादा आ गई है, तो कोर्ट वही प्रोविज़न जो मैंने आपको बोला कि कोर्ट रिफ़ंड कर देगी आपको। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि फ़ीस कम, मतलब जो वैल्यूएशन है वो क्या कहते हैं कम बताई है और एडिशनल फ़ीस लेनी है, तो कोर्ट उस एडिशनल फ़ीस को चार्ज करेगा, और जब तक आप उस एडिशनल फ़ीस को पे नहीं करोगे तब तक वो स्टे पे रख दिया जाएगा आपका सूट। और अगर आप फिक्स टाइम के अंदर आपका फ़ी पे नहीं करते हो तो केस को डिसमिस कर दिया जाएगा बाय कोर्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। अब सेक्शन 11 क्या बात करता है, सेक्शन 11 बात करता है प्रोसीजर इन सूट फॉर मीन्स प्रॉफिट और अकाउंट वेयर अमाउंट डिक्रीड एक्सीड अमाउंट द क्लेम, ठीक है। अब ये जो है ये एज इट इज़ उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो अपन सेक्शन 9 और 10 को पढ़ के आए हैं, एज इट इज़। बट बात इतनी है कि वो क्या कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए था, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, ठीक है। ये लैंड के लिए, जगम संपत्ति के लिए है। वो किस चीज़ के लिए था, चल संपत्ति के लिए पढ़ते आ रहे थे, ये जगम संपत्ति के लिए है। सिंपल सटीक चीज़ है। और एक चीज़ याद रखना
कि ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये आपस में इंटेंजल्ड हैं, ये आपस में बंधे हुए सेक्शन हैं, तो इसको बहुत केयरफुली करना, क्योंकि एक भी सेक्शन आपके दिमाग से हिला तो आपका ये सब्जेक्ट छू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी कोई भी डाउट हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, या टेलीग्राम पे मुझे डीएम कर देना है, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। और पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि मुझे पता पड़े कि मुझे ये सब करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 12 की। भाई सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 की क्या कहानी है? डिसीजन ऑफ क्वेश्चन ऑफ एज द वैल्यूएशन। अगर आपके वैल्यूएशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो क्या होगा? ये बोलता है एवरी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फी चार्जेबल अंडर दिस चैप्टर द प्लेन्ड मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट विच सच प्लेन्ड मेमोरेंडम एज केस में बी फिल्ड as such decision shall be filled between the parties of the suit। ठीक है, तो ये बात करता है कि अगर मान लो कि आपके वैल्यूएशन को लेकर डिस्प्यूट है तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? तो जो चैप्टर जो आपका सेक्शन 10 हमने पढ़ा था, सेक्शन 10 में जो एक अथॉरिटी बना रही थी कोर्ट, उस अथॉरिटी के रिगार्डिंग आपका वैल्यूएशन पता पड़ेगा और उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, फिर आपसे फ़ीस पे कर ली जाएगी। अब बात करते हैं, ये सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ उनको साथ में करना है 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, इनको साथ में करना है। इसको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें शॉर्ट क्या है कि रिफ़ंड जो होगा मेमोरेंडम मतलब कोर्ट किन किन नेचर में आपको रिफ़ंड कर देगी, इसको आप सेक्शन वाइज कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इन सबको सेक्शन वाइज करना है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 13 में कब करेगा? जब आप मेमोरेंडम ऑफ अपील के थ्रू मतलब रिफ़ंड कर देगा। सेक्शन 14 में कैसे कर देगा? सेक्शन 14 में कोर्ट रिफ़ंड कब करेगी? जब आप रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए करोगे। रिव्यू ऑफ जजमेंट में कब रिफ़ंड किया जाएगा? जब आप जजमेंट को मतलब कोई भी डिक्री या कोई भी डिसीजन को रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए क्या कहते हैं चैलेंज करते हो और कोर्ट को ये लगता है कि आपका जो कॉज है वो सही है, आप अपनी तरफ इनोसेंट प्रूफ होते हो, तो कोर्ट आपकी फ़ीस को रिफ़ंड कर देगी। फिर आप कहते हो सेक्शन 15 में कोर्ट रिफ़ंड करती है कब? जब कोर्ट अपने डिसीजन को रिवर्स करती है या रिफॉर्म करती है, या फिर ये मान लेती है कि उसने जो डिसीजन दिया था गलती हुई है, तो अपनी गलती की वजह से कोर्ट आपकी फ़ीस को रिफ़ंड कर देगी। और सेक्शन 16 में जो 13, 14, 15 है वो रिफ़ंड के मोड्स बताए हैं कि कलेक्टर ऑफिस में आपको जाकर आपको सर्टिफिकेट जमा करना है, फिर कलेक्टर ऑफिस से आपको ये सारी चीज़ें फ़ीस वापस मिल जाएगी। और सेक्शन 17 बात करता है मल्टीफेरियस सूट वो होते हैं जो आउटसाइड द कोर्ट सॉल्व कर दिए जाते हैं। जब कोर्ट में आपका केस आएगा ही नहीं तो फ़ीस किस बात की होगी और रिफ़ंड किस बात का होगा? सिंपल एज दैट। क्वेश्चन बहुत इजी है, सेक्शन बहुत इजी है, इनको सेक्शन वाइज कर लेना, इसीलिए मैंने उसको अलग से कंपार्टमेंट बना के बनाया है, इसके लिए अलग से स्लाइड नहीं डाली है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक सेक्शन ऐड नहीं किया है, सेक्शन 18 जो बात करता है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट्स। इसमें क्या है कि अगर मान लो कि किसी ने कोई ऑफेंस किया है या फिर कोई रॉन्गफुली कन्फाइंड हुआ है या रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया है, पुलिस ऑफिसर ने मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट किया है और वो क्या कहते हैं कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ है या फिर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा? उसको मात्र चार्ज देना पड़ेगा 4 आने का, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, वो है सेक्शन 19। सेक्शन 19 बेसिकली बात करता है एग्जेम्पशंस के बारे में, कि सेक्शन 19 में ये कहता है कि इस एक्ट में जो चीज़ें एग्जेम्प्ट की गई हैं जिस पे आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, 1 रुपये नहीं देना, वो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको लिस्ट बना के बता दी गई है। जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, आपका रिटर्न स्टेटमेंट, प्लेंट मद्रास एंड रेगुलेशन एक्ट, प्रोबेट में, ठीक है, प्रोबेट वो भी कौन सा जो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का ना हो, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर,
एप्लीकेशन ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ कल्टीवेशन, कि आप अपनी कल्टीवेशन लैंड को थोड़ा सा कम करना चाहते हो, या एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब अपने क्या कहते हैं अपनी कल्टीवेशन को, अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। रिटर्न अथॉरिटी ऑफ एजेंट को आप रिटर्न अथॉरिटी देते हो, वो। कॉल विटनेस फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन, जब विटनेस को बुलाते हो फर्स्ट एप्लीकेशन पे, मतलब पहली बार बुलाते हो तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। पहली बार बिल्ड बॉन्ड दे रहे हो तो आपको फ़ीस नहीं देनी। केस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपको फ़ीस नहीं देनी। टिशन बाय प्रिजनर, मतलब कोई प्रिजनर है जो कोर्ट मतलब जो जेल में पहले से ही है तो उसको फ़ीस नहीं देनी। कंप्लेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब आप किसी पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट कर रहे हो तो आपको फ़ीस नहीं देनी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका ओवरव्यू। देखो ओवरव्यू सिंपल एज दैट ये है कि ये जो आपका पार्ट है एडवांस लेवल का, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। इसके लिए आपको एक बार रीड मारना पड़ेगा, और मैं सच कहता हूँ जब तक आप रीड नहीं मारोगे ये आपके दिमाग से निकल जाएगा, और एक बार ये दिमाग से निकल गया तो फिर बाद में पकड़ में नहीं आएगा जब तक आपको कोई अच्छे से एक्सप्लेन ना कर दे, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर दूं। देखो वीडियोस मिलने को बहुत सारे मिल जाएंगे कि 1 घंटे में सब हो जाएगा, 1 घंटे में ये एक्ट ख़त्म कर लो, 2 घंटे में वो एक्ट ख़त्म कर लो। लेकिन यार एक क्वेश्चन समझो ना कि अगर आप एक सब्जेक्ट को जिसकी बेसिक नीड जो है सिटिंग 3 घंटे की है विथ अंडरस्टैंडिंग, आप उसको 1 घंटे में ख़त्म कर दोगे तो यार आप एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करोगे। और गलती से आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना, फिर आप क्या करोगे। फिर तो यार आप करो या मरो की स्थिति में आ जाओगे। इसीलिए चीज़ को डिटेल करते जाओ, भले धीरे धीरे करो लेकिन अच्छे से करो, आपके माइंड में सेटल होना चाहिए। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा समझाया वो समझ में आया होगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मुझे एक इंडिकेशन दो कि भाई हाँ मैं काम अच्छा कर रहा हूँ या काम बुरा कर रहा हूँ, जिससे मुझे डिसीज़न लेने में आसानी हो। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैंने कहा है कि अगर इस हफ्ते में मेरे 60 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, मेरे 60 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए हफ्ते में 2 बार मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, जिसका नाम होगा नई सीरीज़ का मॉक टेस्ट 2020 बाय जुडिशरी अचीवर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा मॉक टेस्ट 2020 बाय जुडिशरी अचीवर्स, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के प्रोविजंस को, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फोकस करने के लिए, वहाँ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी मैं भरपूर हेल्प कर पाऊँगा। अगर आपको और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो, यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। शुक्रिया। साइनिंग ऑफ, योर फ्रेंड कुणाल सिंह।